नेपाल में सियासी संकट बरकरार है और इस सियासी संकट के बीच जेनजीज की मांग है कि वे जिस तरह से मांग कर रहे हैं उसी तरह से उनके कैंडिडेट को सीट पर बिठाया जाए, यानी जो अंतरिम सरकार है उसको लेकर के जो प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए इसको लेकर के निर्णय होना है। और अब तक सस्पेंस से पर्दा हटा नहीं है, तो इसी सस्पेंस से पर्दा हटाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और जेनजीज के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली सरकार तो गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री की तलाश तेज हो चुकी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है और इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला। दरअसल नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक बार फिर से नेपाली अंतरिम प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं और नेपाल में आधी रात हुई एक बैठक में बाजी पलट गई। जी हां, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है ही और सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर गुरुवार देर रात एक सीक्रेट बैठक हुई और बैठक में राष्ट्रपति भवन में चर्चा हुई, जिसके चलते यहाँ शीतल निवास के नाम से इसे जाना भी जाता है। और इसी अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिग्देल और सुशीला कार्की मौजूद रहे और उनके अलावा स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत भी वहां मौजूद थे। और इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से बातचीत हुई और बताया गया कि इस बैठक में भी सहमति बनी है और सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दी जाए। सूत्रों का कहना है कि सुशीला कार्की पर ही अब बात सहमति तक बनती दिख रही है। नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ने वाले जेनजीज की पहली पसंद सुशीला कार्की ही हैं, जबकि इनके नाम पर भी कुछ असहमतियां हैं। क्या है वो भी बताएंगे। जबकि एक नाम और है जो पूरे तौर पर चर्चा में है। दरअसल नेपाल को अंधेरे से निकालकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने वाले उजाला मैन के नाम से जाने जाने वाले कुलमान घिसिंग को वहां की युवा पीढ़ी, जिन्हें जेनजीज कहा जाता है, ये भी बहुत पसंद करते हैं और देश के अगले अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें भी देखना चाहते हैं। केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन और उनके इस्तीफे के बाद देश की बागडोर संभालने के लिए यहां कुलमान का नाम प्रमुखता से उभरा है और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। जमशेदपुर में यहाँ रह करके उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT के लिए ये गर्व का विषय भी है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। क्योंकि कुलमान इसी संस्थान के छात्र हैं, जमशेदपुर के रहने वाले वो नहीं है, वो यहाँ रह करके उन्होंने पढ़ाई की थी। तो वहीं दूसरी तरफ शीर्ष सूत्रों के अनुसार सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। गुरुवार रात ही इस पर सहमति बनी और आज यानी शुक्रवार को इसका ऐलान भी किया जा सकता है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह उर्फ बालेंद्र शाह का भी सुशीला कार्की को समर्थन है। सूत्रों का दावा यह है कि बालेन शाह चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कारण है कि उन्होंने खुद अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को ठुकराया और सुशीला कार्की का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार चलाने के लिए अंतरिम प्रमुख के चयन को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए आधी रात को संकट प्रबंधन दल की बैठक हुई और इस बीच अशांति के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को शांति की अपील की और कहा कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक संकट का समाधान खोजना है। और सूत्रों ने न्यूज़ 18 को ये बताया कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पहले उन्हें संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि पौडेल 2015 के संविधान के आधार पर समाधान पर जोर दे रही हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि राजनीतिक अंतरिम प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कार्की को उच्च सदन में नामित करके एक जगह बनाई जाएगी और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सूत्रों ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति आवश्यक प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उन्होंने बताया कि ये घोषणा होने की संभावना है, बहुत जल्द ये घोषित हो भी सकता है। दरअसल गुरुवार को खबर आई थी कि सुशीला कार्की PM की रेस से अपना नाम वापस ले चुकी हैं और इसके बाद जेनजीज ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया था, मगर कुलमान का नाम सामने आने पर सहमति नहीं बन पाई थी। और बताया ये भी जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की को करीब 15 घंटे तक मनाया। फिलहाल नेपाल में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। कुलमान या कार्की कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस पर कि आज स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है, जिसमें नेपाल की सियासत में ये दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। आधिकारिक तौर पर ऐलान होने की संभावना है। नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, ये बात सामने आना बाकी है। हालांकि यहाँ एक बात और सामने आई कि नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराए जाने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार पर ही होगी। ऐसे में जो बालेन शाह का जो तथाकथित समर्पण दिखाई दे रहा है, वो इस ओर इशारा करता है कि वो फिलहाल जो एक अंतरिम प्रधानमंत्री होगा उसे कार्की को बना करके या उनका नाम आगे करके
पहले अपने लिए एक सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए उनका नाम पहले से ही चर्चा में है और पहले से ही वो युवाओं की पसंद है। और हो सकता है कि फिर जब चुनाव होंगे तो उनके इस समर्पण, उनके इस त्याग को लेकर के, तथाकथित त्याग को लेकर के लोगों का समर्थन उन्हें मिले, ये भी संभावनाएं हैं। तो नेपाल में हालिया सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जेनजी समूह के नेतृत्व, जिसने बड़े पैमाने पर विरोध किया, और इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश की बागडोर किसी पारंपरिक राजनेता के बजाय एक निष्पक्ष और समक्ष जो आने वाला ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की निर्णय लेने की क्षमता रखता हो और अपनी बेदाग छवि और एक कुशल प्रशासक के तौर पर अपनी साख के कारण कुलमान घिसिंग इस भूमिका के लिए युवाओं की एक स्वाभाविक पसंद भी बनकर उभरे हैं। बहरहाल बालेन शाह तो आंतरिक प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के नाम पर भी जो विचार चल रहा था, उसमें से एक नाम तो अब जो चर्चा में से बाहर हुआ बालेन शाह का, चूंकि वे कार्की का समर्थन करें, जबकि कार्की का नाम इस्तीफा दिए जाने के बाद से रेस से बाहर हो गया था। लेकिन वो सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी भी उनकी संभावनाएं बनी हुई हैं। आखिरकार जेनजी आंदोलन ने घिसिंग के नाम पर मुहर लगा दी थी और अपने लोकप्रिय नेता को वो जिताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, और अपार लोकप्रियता के बावजूद घिसिंग को राजनीतिक गुटबाजी का सामना करना पड़ा। मार्च 2025 में तत्कालीन ओली सरकार ने उनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ महीने पहले ही उन्हें एनईए के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया था, और इस फैसले को देशव्यापी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। राजनीतिक द्वेष से प्रेरित इसे कदम बताया गया। आज जब नेपाल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है तो जनता की निगाहें एक बार फिर से उसी नायक पर टिकी हैं। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने कहा कि वो राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में सभी नेपालियों को एकजुट होकर के देश के बारे में सोचना होगा और अपने अपने स्थानों से राष्ट्रहित में काम करना होगा। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिस पर सहमति बनी थी, और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने इस पर सहमति भी जताई थी और उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी तरह से अब अशांति ना फैले। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि प्रियजन या जेनजी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें और देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को एक नया जनादेश देना है। मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम चुनावी सरकार के नेतृत्व सौंपने के आपके प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपकी समझ, बुद्धिमत्ता और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूं। और खास सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नेपाल की अंतरिम सरकार के लिए जेनजी ने कुलमान घिसिंग का नाम जो आगे बढ़ाया, तो कार्की और कुलमान के बीच का जो अंतर है वो जनता को तय करना होगा, जेनजीज को तय करना होगा, और चुनौतीपूर्ण हालातों से निकालने की जिम्मेदारी नेपाल को अब कौन लेता है ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल आपकी नज़र में नेपाल का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए था, क्योंकि अब जो पूर्ववर्ती हमने सरकारें देखी उनका रवैया भारत के प्रति क्या रहा, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति पद पर आना चाहिए जिससे कि भारत और नेपाल की जो मैत्री है, पुरानी जो सनातनी जो उनकी मैत्री है, जो उनकी कल्चरल मैत्री यानी सांस्कृतिक मैत्री है, वो सभी को बनाए रखा जाए और इनके पुराने रिश्तों का सम्मान किया जाए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति पद पर बैठना चाहिए? बहरहाल जो भी आप कहना चाहें कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।